नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए कहानी सागर से लेकर आई हूँ कहानी सौदाए खाम, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। शाम का समय था। इलाहाबाद सेंट्रल जेल के सामने छतनार बरगद पेड़ के नीचे दो सिपाही बैठे हुए थे। किशोर व कारे सिंह जोर जोर से भांग पीस रहा था और यह कोशिश कर रहा था कि बट्टे के साथ सिल उठ आए, और काला कलूटा रुस्तम खान धीरे धीरे अफीम घोलता था। दोनों के चेहरे चमक रहे थे और दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखते थे। कारे सिंह ने कहा, आज अच्छे आदमी का मुंह देखा था। रुस्तम खान ने अफीम का एक घूंट पिया और मुंह बनाते हुए बोले, पता चल जाए तो मैं उस भगवान को डब्बे में बंद कर लूं और रोज दर्शन किया करूं। कारे सिंह ने भांग का एक बड़ा सा गोला बनाया और उसे हाथों से तौलकर संतोष भरे स्वर में बोले, ऐसे दो एक आदमी रोज आते रहें तो क्यों परचूनिए ग्वाले और कोठों वालों की लताड़ सहनी पड़े। आज सेशन जज ने एक बहुत चर्चित मुकदमे का फैसला सुनाया था और एक धनी परिवार की विधवा को 2 साल की सजा दी थी। पता नहीं मुकदमे की असलियत क्या थी। जनता की आवाज़ कुछ कहती थी और मुकदमे का फैसला कुछ। लेकिन इसमें कुछ शक नहीं कि कुछ हुस्न, इश्क, ईर्ष्या, वैमनस्य का मामला था। जेल दरोगा, वार्डन और डॉक्टर फूले नहीं समा रहे थे। आज उनके हाथ एक सोने की चिड़िया लग गई थी। उसी के चरणों का प्रताप था कि आज कहीं भांग के गोले थे, कहीं अफीम की चुस्कियां और कहीं उम्दा शराब के दौर। 3 दिन बीत गए थे। रात के 10 बजे का समय था। इलाहाबाद जेल के दरवाजे पर बिजली की लालटेन जल रही थी। कारे सिंह और रुस्तम खान वर्दी पहने संगीने चढ़ाए पहरे पर थे। रुस्तम खान ने बंदूक पटक कर कहा, इस नौकरी से नाक में दम आ गया है। यह मजे की मीठी नींद का समय है या खड़े खड़े कवायद करने का। कारे सिंह का ध्यान किसी दूसरी तरफ था। कान में बात न पड़ी। अचानक रुस्तम खान के पास जाकर बहुत भेद भरे स्वर में बोले, यार तुमसे एक बात कहूँ, पेट के हल्के तो नहीं हो, जान जोखिम में है। रुस्तम खान ने आश्वासन देते हुए कहा, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? आजमा कर देख लो। कारे सिंह को विश्वास हो गया। बोले, 3 दिन से रोज इसी समय जेल के अंदर से कोई मेरे पास कागज के कुछ टुकड़े फेंकता है। एक ठीकरे में लिपटा हुआ बस मेरे सामने ही आकर गिरता है और मजमूअन सबका एक। यह देखो। रुस्तम खान ने आश्चर्यचकित उत्सुकता के साथ टुकड़ों को लिया और बहुत धीरे धीरे पढ़ने लगे। ठाकुर कारे सिंह को हरनाम देवी का बहुत बहुत प्यार। यदि 20,000 नगद, 5,000 के गहने और एक प्यार भरा दिल लेना हो तो मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो। बस जिंदगी की आस तुम्ही से है। रुस्तम खान को ईर्ष्या हुई। यह कोई ऐसा गबरू जवान तो नहीं। हाँ, रंग जरा साफ और बदन सुडौल है। बोले, यार तुम्हारा भाग्य तो जागता हुआ नजर आता है। कारे सिंह ने उत्साह से कहा, जागेगा तो हम दोनों का नसीब एक साथ ही जागेगा। रुस्तम खान ने सच्ची सहानुभूति और उत्साहवर्धक दृष्टि से देखा। ईर्ष्या ना रही अब। बोले, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैं तुम्हारे साथ जान देने को तैयार हूँ। दोनों दोस्त आपस में फुसफुसाने लगे। उन टुकड़ों के संबंध में जो संदेह पैदा हो सकते थे वे पैदा हुए। कोई छल कपट तो नहीं, शायद किसी दुश्मन की शरारत हो, किसी बुरा चाहने वाले ने जाल बिछाया हो। लेकिन औरत का क्या भरोसा, कहीं धोखा दे तो अपना काम निकालकर धता बता दे। उसे ऐसे सैकड़ों आदमी मिल सकते हैं, फिर उसे नाम कैसे पता चला? जरूर किसी धोखेबाज की शरारत है। लेकिन रुस्तम खान ने अपने जबरदस्त तर्कों से सारे संदेह दूर कर दिए। धोखा फरेब कुछ नहीं, उसका दिल तुम पर आ गया है। तुम्हारे जैसा सजीला जवान पूरी दुनिया में नहीं है। चाहे तो शर्त लगा लो। कोई बात नहीं, उसकी निगाह तुम पर पड़ी और रिझ गई है। और नाम का क्या, किसी से पूछ लिया होगा।
खूबसूरत औरत है, लाखों का कारोबार है, और यदि दत्ता ही बता दे तो 2-4 महीने तो उसके साथ रहने का मजा लूटोगे। इतने दिनों में तो माला माल हो सकते हो, चाहे सोने की दीवार बनवा लो। इस समय कारी सिंह को रुस्तम खान का एक अत्यंत अनुभवी, बुद्धिमान और प्यारा दोस्त लगता था। उसके सारे संदेह मिट गए। अटकते अटकते बोले, तो तुम्हारी यही सलाह है ना? रुस्तम खान ने दृढ़ता से कहा। हाँ। कारी सिंह कुछ आगे पीछे न कर सका। रुस्तम खान, आगा पीछा करके पछताओगे, मोती तो डूबने से ही मिलता है। ये बातें हो ही रही थीं कि दोनों सिपाहियों के सामने कागज में लिपटा हुआ एक ठीकरा आकर गिरा। रुस्तम खान ने दौड़कर उठा लिया। यह अफीम की तरंग हो या तरक्की न होने की निराशा, इस मामले में उसकी हैसियत एक सहयोगी और हमदर्द की होने पर उसका उत्साह, साहस असली हीरो से कई कदम आगे था। टुकड़ा खोलकर पढ़ने लगा। जवाब का इंतजार है। मैं यहाँ बगीचे में खड़ी हूँ। बारूद में आग लग गई। धैर्य और चरित्र की दीवार तो कमजोर थी ही, लेकिन भय की मजबूत तथा ऊंची दीवार भी हिल गई। रुस्तम खान ने यह सवाल किया जिसका एक ही जवाब हो सकता था। अब कारी सिंह ने डरते डरते कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब कारी सिंह सीढ़ी लाने चला ताकि अहाते की ऊंची दीवार पर चढ़ सके, तो उसके हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। बातों के हवा महल से निकलकर अब वह काम के मुहाने पर खड़ा था और सोच रहा था कि सीढ़ी उठाऊं या ना उठाऊं। यदि कोई देख ले, किसी दूसरे सिपाही की नज़र पड़ जाए या रुस्तम खान ही विश्वासघात कर बैठे तो जान आफत में फंस जाएगी। इस सोच विचार में उसे देर हुई तो रुस्तम खान लपके हुए आए और व्यंग्यात्मक स्वर में बोले, यहाँ खड़े खड़े सीढ़ियों के नाम को रो रहे हो क्या? चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन ली? कारी सिंह ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर उत्तर दिया, भाई यह काम मेरे बूते का नहीं, मैं क्या करूं? रुस्तम खान उन शीघ्र भरोसा करने वाले लोगों में था जो सिर झुकाता है मगर तर्क देते हुए नहीं थकते। बोला, अच्छा हटो, मैं ही ले जाता हूँ। यह कहकर उसने एक लंबी सीढ़ी कंधे पर उठाई और लाकर उसे जेल की दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया। अब कठिनाई का पहला और कठिन पग उठाना था। सीढ़ी पर चढ़कर अंदर कौन जाए? कारी सिंह जानता था अगर मैंने जरा भी संकोच किया तो रुस्तम खान सीढ़ी पर चढ़ जाएगा और सेहरा भी उसी के सिर होगा। जो भेदी था वो शत्रु बन जाएगा। रुस्तम खान की जिंदा दिली ने उसे भी कुछ जोश दिलाया। सीढ़ी पर तो चढ़ा, परंतु इस तरह मानो कोई सूली के तख्ते पर जाता हो। हर एक कदम के साथ दिल बैठा जाता था और बहुत मुश्किल से सीढ़ी के डंडों पर पैर जमते थे। अंतरात्मा की आवाज़ कभी भी बंद हो चुकी थी, लेकिन दंड का भय बाकी था। इंसान मच्छर के डंक की उपेक्षा कर सकता है, लेकिन कौन है जो तेज भाले के सामने ढाल बन सके? कारी सिंह पछताता था और अपने को कोसता था कि बेकार बैठे बिठाए अपनी जान आफत में डाल दी। पता नहीं सुबह को क्या गुल खिलेंगे। और यह अवश्य भावी था कि यदि रुस्तम खान नीचे न खड़ा होता तो वह कुशलता पूर्वक नीचे उतर आने के लिए देवताओं की मनौतियां मानता। इस तरह मचलते और हिचकते हुए उसने आधा रास्ता पार कर लिया। आधा रास्ता पार करने के बाद कारी सिंह को एक प्रकार की स्फूर्ति अनुभव हुई। स्फूर्ति क्या थी? संतोष का पहरा था। उसने तेजी से पैर उठाए और बात की बात में जेल की दीवार पर जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने दूसरी ओर निगाह दौड़ाई और उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। एक ओट में खड़ी हरनाम देवी अपनी ओर बुला रही थी। यह लिखना कि किस तरह कारी सिंह अपने साफे को सीढ़ी के एक डंडे से बांधकर नीचे उतर गया और वहां उस रूपसी ने उससे क्या क्या प्यार मोहब्बत की बातें की, आपस में क्या क्या वादे किए और फिर किस प्रकार वह उसे दीवार के ऊपर लाया। यह एक लंबा किस्सा है। कारी सिंह ने वही किया जो एक मनचला आशिक ऐसी हालत में कर सकता है। हरनाम देवी को कदकाठी भरपूर मिली थी और जब कारी सिंह ने मैदान जीतने के लिए उसे अपनी पीठ पर लादा तो उसकी कमर टूट जाती थी।
रूपसी ने ऐसे अंदाज में आसन जमाया मानो घोड़े की सवारी कर रही हो, मगर कारे सिंह ने ये सब मुसीबतें भी हंसते हंसते झेल लीं। ये सब प्यार की देन है। शिकायत का एक शब्द भी मुंह पर न आया। हाँ, अपने दिल से मजबूर था। इस तरह जब घंटे भर की मशक्कत के बाद फिर रुस्तम खान के पास आया तो उसकी सांसें फूल रही थीं और सारा शरीर पसीना पसीना हो रहा था। रुस्तम खान ने उसे गोद में उठा लिया और हरनाम देवी से बहुत आदरपूर्वक कहा, बाई जी, इस गुलाम का भी ख्याल रहे। समय बहुत मूल्यवान था। हरनाम देवी बरगद की ओट में खड़ी हुई थी। दोनों सिपाहियों ने झटपट वर्दी उतार दी और तब रुस्तम खान ने दूसरे सिपाही को जगाकर पहरा बदला। वह एक पहाड़ी था। बहुत गुर्राया कि 12 नहीं बजे, अभी से तंग करने लगे, लेकिन रुस्तम खान की खुशामद दरामद ने उसे ठंडा कर दिया। इधर वो पहरे पर आया, उधर वे तीनों आदमी शहर की ओर चल दिए। हरनाम देवी ने सब्जी मंडी का पता दिया था। आगे आगे कंधे पर बंदूक रखे रुस्तम खान गर्व में फूले चले जाते थे, मानो कोई मोर्चा ही जीत कर आए हों। बीच में हरनाम देवी थीं, शर्मीली और छुई मुई सी। कारी सिंह सबसे पीछे थे, मौन, चिंतित और भयभीत। कदम कदम पर खटका होता था कि कहीं पीछे सिपाहियों की पलटन तो नहीं चली आ रही। इस तरह लगभग आधा मील चलने के बाद पक्की सड़क मिली। हरनाम देवी एक ठंडी सांस लेते हुए बैठ गईं और बोली कि अब मुझसे चला नहीं जाता। मेरे पाँव मन भर के हो गए हैं। एक इक्का लाओ। रुस्तम खान बहुत शर्मिंदा हुए कि यह प्रस्ताव उनकी ओर से आना चाहिए था। अपनी गलती पर बहुत पछताए और तब कारे सिंह को बंदूक सौंपकर इक्के की तलाश में चले गए। आधी रात थी, चांदनी छटकी हुई थी। जमीन पर आंखें लुभाने वाली घास की चादर, पेड़ की शीतल छाया, फूलों से सजी हुई संपूर्ण प्रकृति आनंद के सुरीले गान से सम्मोहित हो रही थी। यह स्वाभाविक था कि कारे सिंह के दिल में प्यार के विचारों का तूफान उठ खड़ा हो। हरनाम देवी ने एक लुभावनी अदा से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, ये बहुत शरारत करते हैं, मैं इन्हें बांध दूंगी। कारे सिंह को मटके भर भांग का नशा था। दिल जुल्फों में उलझा हुआ था। गर्दन में वफा की रस्सी पड़ी हुई थी। सारा साफा खत्म हो गया। हरनाम देवी फंदे लगाते लगाते थक गईं, लेकिन वह अपनी मस्ती की तरंग में इन रसीली अदाओं की बहार लूटता रहा। तभी उसकी आंखों के सामने से भ्रम का पर्दा हटा। हरनाम देवी ने साड़ी उतार फेंकी और उसके बदले एक गठीला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला जवान हाथ में बंदूक लिए खड़ा दिखाई दिया। एक 5 हाथ की साड़ी आदमी को कितना धोखा दे सकती है, कारे सिंह ने पैर पटक कर कहा। अरे घासीराम! इसी बीच रुस्तम खान इक्का लाते हुए दिखाई दिए। घासीराम ने वो साड़ी उठाकर कारे सिंह को उड़ा दी और बोले, यह तुम्हारी हरनाम देवी तुम्हारे हवाले है। इसके बदले में यह बंदूक मुझे दे दो। अब मैं चलता हूँ, मेरी गलती माफ़ करना। कारे सिंह ने चीख पुकार मचाई, लेकिन घासीराम गायब हो चुका था। रुस्तम खान पर इस घटना का जो कुछ असर हुआ वह कहने की बात नहीं। आशाओं से भरे हुए सुहाने स्वप्न टूट गए थे। इस राजदारी, कोशिश और हमदर्दी का यह पुरस्कार मिला कि कारे सिंह ने सारे इल्जाम उसके सिर रख दिए। जब वो अपनी सफाई देने लगा तो गरीब को ऐसा धोबीघाट मारा कि उसकी कलाई टूट गई। उसी रात को शहर में 2 सशस्त्र डांके पड़े। दैनिक समाचार पत्रों में लिखा कि कुख्यात डाकू घासीराम इलाहाबाद जेल से निकल भागा और शहर में चारों ओर डांके और लूट का बोलबाला है।